वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारी राजस्थान जीके की ऐतिहासिक 85 नंबर की क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की एक क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब की ये बेहतरीन क्लास है। और जब हम पहली क्लास जब हमने स्टार्ट की थी तो मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि क्या हम इस क्लास को इतने निरंतर लगातार 85 नंबर पर 100 नंबर पर ले जाएंगे। मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मैं इस क्लास को कितने दिन कंटिन्यूज रख सकता हूं, लेकिन आप सभी की सपोर्ट प्रेम स्नेह की वजह से आज हम ऐतिहासिक 85 नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये क्लास निरंतर चलेगी, हमेशा चलेगी। शाम 9 बजे से सर्दी आए, गर्मी आए, बाढ़ आए, आंधी आए, कुछ नहीं, हमेशा ये क्लास चलेगी, बस आप सभी के सपोर्ट से। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं राजस्थान जीके की एक बार फिर हमारे सवाल आपके जवाब परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले। और आज जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो पर्यटन से संबंधित भी होंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आप ज्योग्राफी शुरू करो, तो कल से आपके लिए जीरो लेवल से पहले टॉपिक राजस्थान की सामान्य जानकारी से, फिर भौतिक प्रदेश, नदियां, झीलें, आपके जितने भी टॉपिक है, मिट्टी, जलवायु, सबको लेके आऊंगा मैं, लगातार कंटिन्यूज रखूंगा। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और अध्ययनरत रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दे दो जवाब। भारत का पर्यटन वाक्य है टूरिज्म ऑफ इंडिया। भारत का पर्यटन वाक्य कौन सा? तो बड़े ही शान से आप देते देते हो, अतिथि देवो भव। क्या कहते हो? अतिथि देवो भव। हम कहते हैं भारत का पर्यटन वाक्य अतिथि देवो भव। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार नाम है। इसके अलावा आपको याद रखना है अतुल्य भारत। हमने एक लॉन्च किया है, पर्यटन मंत्रालय ने एक अतुल्य भारत भी लॉन्च किया है, एक नया ऐप भी लॉन्च किया है, एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, ध्यान रखना। तो ये बहुत खास क्वेश्चन बन जाता है, अतिथि देवो भव। राजस्थान का पर्यटन वाक्य है, राजस्थान का पर्यटन वाक्य है, तो राजस्थान का पर्यटन वाक्य है क्या? नया बदल गया, ध्यान रखना क्या। अब इसमें ऑप्शन है कि नहीं? लेकिन नहीं है भाई। पर्यटन वाक्य जो हमारा राजस्थान का बदल गया, वो क्या बदल गया? तो पधारो हमारे देश, क्योंकि ऑप्शन में शायद कट गया, यहां तक ये उत्तर पिछला ही दे रहा है, जाने क्या दिख जाए। ये पिछली सरकार में था, लेकिन अब इसका उत्तर माना है पधारो हमारे देश। कहां पधारना है? पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। ये राजस्थान का पर्यटन वाक्य है। किसका स्थान लिया इसने? न जाने क्या दिख जाए, जो वसुंधरा सरकार में था। और राजस्थान जो पर्यटन विभाग का पंचवाक्य है ना, पंचवाक्य, पंचवाक्य पता है क्या है राजस्थान का? वो है क्या? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो उत्तर क्या आ जाएगा? इसमें है नहीं, ध्यान रखना भाई। पधारो हमारे देश है। ये जनवरी 2019 को ये चेंज किया गया था, अभी कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। विश्व पर्यटन दिवस हमेशा 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, भारतीय पर्यटन जो दिवस बनाया जाता है, वो हम 25 जनवरी को बनाते हैं। कब बनाते हैं भाई? 25 जनवरी को। आपने सभी ने एक ये और देखना कि अतिथि देवो भव, आपने फिल्म देखी होगी सन ऑफ सरदार। सन ऑफ सरदार फिल्म में देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार होते हैं और अजय देवगन होते हैं। सारी कहानी देखी होगी, जब तक वो घर में होता है उसको कुछ नहीं करते हैं, और बाहर आने के बाद क्या प्रक्रिया करते हैं। तो वहां कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, वहां आता है कि मेहमान है हमारा, इस मेहमान को घर में कुछ नहीं कहा जाएगा, चाहे कितना ही कुछ कर ले। तो वो हमारे भारत में अतिथि देवो भव पर्यटन वाक्य है। तो याद रखना। और स्लोगन, ठीक है, देश का स्लोगन कह सकते हैं इसको, पर्यटन वाक्य कह सकते हैं, एक ही बात होती है, अतिथि देवो भव। तीसरा, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। अभी क्वेश्चन में बहुत बार आपको बता चुका हूं, फिर भी लगातार क्वेश्चन के टाइप से आ जाते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी नए भी जुड़ते हैं। और बीएसटीसी और पीटेट के विद्यार्थी तो खास करके इस वीडियो को लगातार देखते रहना, भी सुबह 7 बजे की और 9 बजे की क्लास। बाकी लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इन दो दो स्टूडेंट है, क्योंकि एक तो इनकी शुरुआत है, कंपटीशन की शुरुआत होती है इसमें, और दूसरी बात इनके पेपर पहले। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो हमारे पर्यटन आते हैं ना, वो फ्रांस से आते हैं भी। कहां से? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे सूरा सुंदरियों का ये शहर कहा जाता है, पेरिस और फ्रांस, ध्यान रखना। फिर आते हैं अमेरिका से, और फिर आते हैं इंग्लैंड से। ठीक है, सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे ज्यादा फ्रांस से, दूसरे इंग्लैंड से, और तीसरे अमेरिका से आते हैं। लगभग फ्रांस से 13% आते हैं। कितने? फ्रांस से 13% आते हैं, फिर ब्रिटेन, और फिर अमेरिका से आते हैं। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा जो अपने विदेशी पर्यटक है वो नवंबर महीने में आते हैं। कौन से महीने में? अब आ जाएगा आगे, अक्टूबर नवंबर में विदेशी विदेशी मिलेंगे आपको ज्यादातर, और न्यूनतम जून महीना है, सीधी सी बात है। अगला, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। ये तो कल परसों ही मैंने बताया था। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में जयपुर में की थी, 1955 जयपुर में।
इसका तो सीधा सीधा ये है, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 जयपुर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं देखो कितनी बार इसको बता चुका हूँ, फिर भी पेपर में सीधी तारीख पूछी जाती है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, पेपर में आ जाएगा सीधा। आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 को। कब? 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी की स्थापना हुई। रट्टी लेना 1979। राजस्थान पर्यटन विकास निगम 1979, राजस्थान पर्यटन निदेशालय 1955 जयपुर। याद रह जाएगा। राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य, राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा बना? तो जाहिर सी बात है, उद्योग को पर्यटन का दर्जा देने वाला राजस्थान पहला ही राज्य। कौन सा? प्रथम स्थान आता है। कब दिया था? 1989 में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1989 में जो पर्यटन का दर्जा दिया था उद्योग को, ये कौन सी समिति की सिफारिश थी? क्वेश्चन पेपर में आता है मोहम्मद यूनिस समिति। कौन सी? मोहम्मद यूनिस समिति। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पाटा पुरस्कार दिया गया, ये भी एक दिन मैंने बताया था, और स्पेशल लगा लेना राजस्थान के पर्यटन बाई नानक क्लासेस, पूरा एक कदम क्लियर तथ्य के साथ पूरा टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जरूर लगाना। और कल से आपकी मांग पे, कल से ज्योग्राफी की क्लास शुरू जान रहे अपने, ठीक है। ज्योग्राफी के 50-50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेते जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कल आएगा तो कल कौन सा आएगा? राजस्थान का सामान्य जानकारी, शुरुआत की सामान्य जानकारी ना, भौतिक स्थिति, ये सारी आएगी। उसके 50% आपको तैयार करने। हर रोज मैं आपको बताऊंगा कि आज वो टॉपिक है, ताकि आप उस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ सको। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, जिस प्रकार की जितनी कोशिश होती है, बस जाहिर है काम चल रहा है बढ़िया तरीके से, अध्ययनरत और रूटीन में हम चल रहे हैं। क्योंकि एक गंतव्य आपने सुना होगा, एक कभी हार मत मानो, क्या पता, एक दिन मैंने फिर बताया था, मैं बार बार 2-3 ही अनमोल वचन याद रखता हूँ। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। ये याद रखना, क्योंकि कभी हार नहीं माननी चाहिए। कई बार क्या होता है, अंतिम किनारे पर लगा होता व्यक्ति, उसी को भी सफलता मिल जाती है। तो ये याद रखना, आपके लिए खास और स्पेशल है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पाटा पुरस्कार है, वो कब दिया गया? 2010 में दिया गया। अभी 2010 में पर्यटन ट्रेन रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। पर्यटन ट्रेन रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई 11 जनवरी 2019 को। कब की गई? ये कुछ शाही व्हीकल रेलगाड़ियां हैं जिनकी शुरुआत हुई है। पैलेस ऑन वेव्स, ठीक है, वह याद था। पैलेस ऑन वेव्स के माध्यम से नदियों पर प्रस्तावित नाव और बेड़ा परिभ्रमण योजना में शामिल नहीं है। यानी पैलेस ऑन वेव्स के माध्यम से नदियों पर प्रस्तावित, जो नदियों में नाव वगैरह चलाई जाती है ना, बेड़े वगैरह, उसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है? जमुना, ये सॉरी चंबल, यमुना, हुगली, कृष्णा। कृष्णा शामिल नहीं है। कौन सी शामिल नहीं है? कृष्णा नहीं है। रजत त्रिकोण सिल्वर ट्रायंगल में शामिल नहीं है। अब आपने मरु त्रिकोण सुना है, लेकिन रजत त्रिकोण यानी सिल्वर ट्रायंगल में शामिल नहीं है। तो इसमें चेन्नई शामिल नहीं है। भी कुछ इंडिया के क्वेश्चन आगे, मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है। तो पीटेट के अंदर, एसआई के अंदर ये कोई टॉपिक है स्पेशल। सौर ऊर्जा त्रिकोण में शामिल नहीं है। सौर ऊर्जा त्रिकोण में शामिल नहीं है, जिसका नाम है सीज। कौन सा शामिल नहीं है? सीज। ये कौन शामिल नहीं है? पेपर में आता है सीज में कौन सा शामिल नहीं है? सेज में। तो ध्यान रखना, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन एक है सेज। ये जो सेन है, ये औद्योगिक क्षेत्र का है। ये इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। ये सीज है, इसमें 3 आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर इसमें शामिल है नहीं है। लेकिन जब मरु त्रिकोण की बात करें ना, मरु जो त्रिकोण सर्किट है, उसमें ये चारों ही जिले आते हैं। मरु त्रिकोण सर्किट बना हुआ है ना, उसमें चारों ही आते हैं। राजस्थान को कितने पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है? तो 9 भाई, एक और बन चुका है 10, अब वर्तमान में 10 हो चुके हैं। और भी अभी तक बुद्धा सर्किट है, एक शेखावटी क्षेत्र से और भी प्रस्तावित है। लेकिन वर्तमान में पूछे 10 पर्यटन सर्किट है वर्तमान में। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, विश्व के टॉप 3 होटलों में इसका नाम आता है हर साल, ठीक है। तो विश्व का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में है भी, ये है क्या हेरिटेज होटल? यानी बहुत सदियों पुराने, 75-100 साल पहले होटल जो राजा रजवाड़ों के बनाए हुए हैं, उनको क्या संरक्षण में लेने के लिए सरकार के द्वारा इनको प्राथमिकता दी जाती है, इनको होटलों का रूप दिया जाता है। इस प्रकार की शाही व्यवस्था यहाँ की जाती है, उनके जीर्णोद्धार विकास के लिए काम किया जाता है। ये हेरिटेज होटल होते हैं। राज्य की पहली व देश की 23वीं धरोहर जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल की गई।
यानी देश की तो पहली, अपनी राज्य की तो पहली थी और देश की 23वीं थी। जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड सूची में शामिल की गई, कौन सी थी भाई? जल्दी से बता दो उत्तर क्या हो जाएगा। 2010 में जयपुर का जंतर मंतर जयपुर में स्थित है, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 1734 में इसका निर्माण करवाया था। भारत का सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल के रूप में चुना गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल कहाँ, यानी इसको माना गया है अवकाश के टाइम घूमने का, अच्छा सिस्टम करने का, उदयपुर, झीलों की नगरी। अब देखो, झीलों की नगरी उदयपुर, वहां कौन सा महल स्थित है? कौन सा महल स्थित है, ध्यान रखना। दो कंफ्यूज में था, एक तो खुश महल और एक सुख महल। सुख महल और खुश महल दोनों बताओगे मुझे? एक तो देखो, इन दोनों में एक बूंदी में है, एक उदयपुर में। अब हिंट दे दिया मैंने, एक बूंदी में एक उदयपुर में। खुश महल और सुख महल कौन सा बूंदी में है और कौन सा उदयपुर में? ये जवाब आपको देना है। राज्य सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2007 को गठित प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन विकास व जनशक्ति आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। राज्य सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2007 को गठित प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन विकास व जनशक्ति आयोजना समिति के जो अध्यक्ष वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एम.एन. सिंघवी। कौन थे? डॉक्टर एम.एन. सिंघवी, प्रशासनिक सुधार और मानव संसाधन विकास जनशक्ति आयोजना समिति के अध्यक्ष। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब आपके लिए वो क्वेश्चन आगे आरपीएससी के, और 2 एग्जाम करवाएगी अब, एसआई का और कॉलेज लेक्चरर का। तो जाहिर सी बात है, जो संस्था एग्जाम करवाती है उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पूरा पता लग जाएगा। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हमेशा गवर्नर करता है। गवर्नर का मतलब समझ लेना, जैसे पहले भारत में अंग्रेजों के काल में गवर्नर होते थे, आज भी गवर्नर होते हैं। राज्यपाल को कहते हैं गवर्नर, ध्यान रखना। कौन, किसको कहते हैं? राज्यपाल को कहते हैं। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, वो जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। वो किसकी नियुक्ति करता है? जितने भी लगभग पद है ना पड़े, उन सबकी राज्य में नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो गवर्नर जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है। राज्य अधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य अधिवक्ता, ठीक है, राज्य अधिवक्ता जिसको महाधिवक्ता कहते हैं ना, वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और अध्यक्षों की नियुक्ति वो भी कौन करता है? गवर्नर करता है। राज्यपाल करता है चाहे महाधिवक्ता हो। जैसे वर्तमान में हमारे महेंद्र सिंह सिंघवी जी राज्य महाधिवक्ता है, और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव है, जो पहले राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव, ध्यान रखना। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। टोटल 7 सदस्य पहले एक अध्यक्ष होता है, 8 के 8। कल परसों मैंने वीडियो दिया था, उसमें स्पेशल नियुक्तियों वाला वीडियो दिया था, उसमें सदस्य बताए थे मैंने, सातों के सातों कौन से सदस्य हैं, ठीक है। जो सुबह 7 बजे रोज करंट देखता है भाई, उसको तो है फायदा, और शाम को 9 बजे तो देखना ही देखना है। 7 बजे सुबह वाली जो क्लास लेगा ना, मान के चलो उसका स्टेटिक जीके, करंट जीके, मानसिक जीके, ज्ञानात्मक और भावात्मक और क्रियात्मक सारी चीजें तैयार होगी, ये ध्यान रखना। आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आरपीएससी, इसका उत्तर आ जाएगा डीएस तिवारी आए थे। कौन है? डीएस तिवारी आए थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, सबसे लंबा रहा था। अगला, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं? 323 अनुच्छेद 323। और एक और बता देता हूं, वर्तमान में राजस्थान आरपीएससी जो संस्था है, ये वर्तमान में शक के कटघरे में पूरी तरह से आई हुई है, और इतनी चर्चित है पूरे राजस्थान में, क्योंकि सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ने इतना मन कर रखा है, क्योंकि आरएस की जो भर्ती हुई है उसमें जो साक्षात्कार हुए थे उसमें बहुत सारा गफला माना जा रहा है, इस वजह से राजनीति में छाई हुई है। तो मान के चलो, जो संस्था, जो कोई भी प्रकार की विषय वस्तु जब किसी राजनीतिक मुद्दे में छा जाती है, तो उसका क्वेश्चन पेपर में आता है, ये ध्यान। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी आरपीएससी के, ये किसने पूछा है, लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष। कौन थे? एस के घोष थे। यानी लोक सेवा आयोग है जो हमारी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का अजमेर साधांतरण होने की समिति की सिफारिश पर हुआ। यानी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना पहले जयपुर में हुई थी। कहां पे? जयपुर में हुई थी।
अब 1949 को, इसकी स्थापना 1949 को जयपुर में हुई थी, लेकिन बाद में अजमेर स्थानांतरित किया गया। इसको कहाँ किया गया? अब वर्तमान में पूछे आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है? घूघरा घाटी अजमेर में, ये जानते हो। वो समिति कौन सी सी? सत्यनारायण राव समिति। कौन सी? सत्यनारायण राव समिति बहुत खास है। जब सत्यनारायण राव समिति की बात आती है तो आपके दिमाग में आएगा राजस्थान एकीकरण का वो चौथा चरण 30 मार्च 1949, जिसको क्या हुआ था? 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को बृहद संयुक्त बृहद राजस्थान में मिलाया जाता है। आपको पता होगा, सॉरी, संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाता है सत्यनारायण समिति। और एक समिति याद रखना, डॉक्टर शंकर देव राय समिति, जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिलाया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भाई दोबारा प्रश्न आ गया, दोबारा क्या तिबारा ही आ गया, लेकिन भाई ना नहीं है इसको। कितनी बार प्रश्न आ जाए ये दिमाग में नहीं रखना कि सर आपने तो 3 बार प्रश्न दे दिया, इस नेगेटिव चीज को हटा देना। ये दिमाग में रखना भाई 3 बार दे दिया तो 3 बार याद तो रहना चाहिए, कभी भूलोगे नहीं, ये याद रखनी जरूरी है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, पता लग गया। और ये देख लेना भी, ये देख लेना जनवरी से जून 2021 पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको मैं उपलब्ध करवा चुका हूं, बड़ी शानदार तरीके से। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, पूरा मैटर पूरा क्लियर कर दिया गया है। फिर भी कुछ और बचता है, वो आपको इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? करंट अफेयर्स की पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया गया है। जिस भी विद्यार्थी को खरीदनी है, इसका चार्ज हमारा 100 रुपये है। 100 रुपये पे कीजिए और आप स्पेशल इसको खरीद सकते हैं। 100 रुपये पे करने हैं कहाँ पे? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और नंबर आपको बता रहा हूं मैं, 80944962 पर ये उपलब्ध है। जरूर आप संपर्क करें, बता देता हूं मैं आपको, 8094496272। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो गई। खास बात, ये 2021 की तो मिलेगी, 2020 की भी मिल जाएगी। कोई चाहता है मैं 2019 की लेना चाहता हूँ, वही मिल जाएगी। कोई चाहता है मैं योजना, पुरस्कार, खेल, कौन क्या, ये भी लेना चाहता हूँ, बजट लेना चाहता हूँ, तो भी इसके साथ सारी फ्री मिल जाएगी इस 100 रुपये में। तो जिसको लेनी है वो फायदा उठा सकता है, नहीं लेनी है तो करो मस्ती और पढ़ो। इसका उत्तर पता लग गया आपको, राज्यपाल कलराज मिश्र हमारे राजस्थान के राज्यपाल है। 2011 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राजस्थान में 2011 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तो कितनी थी? 7 थी। 7 है, यानी सदस्य पूछे तो 7 ही है, अध्यक्ष सहित पूछे तो 8 हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार किसको है? नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, इनके कार्यकाल जो 662 होता है ना, उनके सदस्यों का कार्यकाल से पूर्व अगर कोई हटाना चाहे तो कौन हटा सकता है? भी ये इतनी पावर राष्ट्रपति के पास है, जब राष्ट्रपति कहेगा तो इनको हटा सकते हैं अपनी। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार अग्र क्रम में निम्न में से पहले कौन आता है? भारतीय नवाचार, ठीक है, भारतीय नवाचार या नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार अग्र क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आएगा? अब 4 ऑप्शन है, इनमें सबसे पहले कौन आएगा? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि पहले कौन आएगा। इनमें राज्य का राज्यपाल आएगा, ध्यान रखना, बाकी सब नीचे हैं, इसके बाद आएंगे ये। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, जैसे प्रधानमंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद में ये राज्यपाल, प्रिय तीन का कर्म होता है। मैं आपको कर्म बताता हूँ कैसे आता है, आज तक आपने सही पढ़ा ही नहीं होगा। तो देखो इनका कर्म क्या है, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे बड़ा कर्म आता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति आता है हमेशा, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद आएगा उपराष्ट्रपति। आज ये कर्म लिख लेना भी, कभी कोई पूछे कि सबसे पहले सबसे ऊपर पद आता है इस प्रोटोकॉल के अनुसार, अगर कर्मता के साथ सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति आता है, 3 नंबर पे भाई प्रधानमंत्री आता है। मैंने मुख्य न्यायाधीश बताया था ना, प्रधानमंत्री आता है, और एक इसके बाद देखो आता है राज्यपाल। इसके बाद कौन आता है? पद क्रम में राज्यपाल आता है। राज्यपाल के बाद जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होगा ना, भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो आएगा, जो राष्ट्रपति से पहले जो बना हुआ था राष्ट्रपति। इसके बाद यहाँ देखो, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवा, इसका पांचवा कै और बनाया गया और इसमें जोड़ दिया उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बाद देखो बहुत आते हैं आगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा, सीजी आ जाएगा, चीफ जस्टिस। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा 6 कै में, 6 कै में लोकसभा अध्यक्ष आ जाएगा।
फिर साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल आ जाएंगे, राज्य के मुख्यमंत्री आ जाएंगे, उपाध्यक्ष योजना आयोग का आ जाएगा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री आ जाएगा, दोनों सदनों के विपक्ष। और 7 क में ध्यान रखना भी, 7 क में भारत रत्न से सम्मानित है वो लोग आ जाएंगे। तो ये क्रम मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत खास क्वेश्चन है भाई, शायद आपने पढ़ लिया होगा, पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ आपको पता लग गया होगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया। भारतीय नवाचार के अनुसार अगर क्रमता में सबसे पहले यहाँ देखें तो देखो राज्यपाल ही आएगा ना, उप प्रधानमंत्री नीचे है, लोकसभा अध्यक्ष नीचे है और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो दोबारा देख लो, सबसे पहले हमेशा राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर 5 में ऊपर प्रधानमंत्री और 6 में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, फिर 7 में आपके जितने भी लोकसभा अध्यक्ष है फिर आएंगे, 7 में आएंगे भारत रत्न से सम्मानित। तो ये क्रम नहीं बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण भारत के संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने संबंधित किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायिका है तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। निष्कर्ष सही है, कारण गलत है। निष्कर्ष गलत है, कारण सही है। निष्कर्ष व कारण दोनों गलत है, निष्कर्ष व कारण दोनों सही है। देखो पेपर एसआई के अंदर और कॉलेज लेक्चरर जो क्वेश्चन आएंगे ना पॉलिटिकल के, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ये कॉलेज लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? निष्कर्ष तो है गलत है लेकिन कारण सही है। यानी क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसको पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित है ही नहीं है। कहाँ है? सीधा राष्ट्रपति या तो 5 वर्ष रहेगा या राष्ट्रपति केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल जो मंत्रिपरिषद कहती है उस हिसाब से हस्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। दूसरे दिन कोई कारण नहीं, कोई निर्धारण नहीं है, सिस्टम का प्रक्रिया नहीं है कोई। निष्कर्ष कहता है कि अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायिका है तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। होता ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है, न कि उपराज्यपाल। उपराज्यपाल शपथ दिलाता है, ये भी याद रखना आप। उपराज्यपाल तो नियुक्त करता ही राष्ट्रपति है। ये बहुत जबरदस्त बात है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया? 7वां संविधान संशोधन था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत पहले था कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन इस संविधान संशोधन में कहा कि 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। आजकल अतिरिक्त कार्यभार देते हैं ना, जैसे मध्य प्रदेश वाला नहीं है तो उत्तर प्रदेश को साथ में दे दिया, राज्यपाल वाला नहीं है, राजस्थान का नहीं है तो उसको मध्य प्रदेश पड़ोसी के साथ दे देते हैं। 7वां संविधान संशोधन था। अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ अधीनस्थ शब्द में कौन शामिल है? ये अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारी द्वारा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अधीनस्थ शब्द क्या हो गया, क्या मतलब हुआ? तो सभी मंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं। यानी राज्यपाल, आज आपको पता है कि राज्य का प्रधान होता है, राज्यपाल होता है। संवैधानिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्या आपने रोज राज्यपाल की खबर सुनते हो कि आज राज्यपाल ने ये घोषणा कर दी, आज राज्यपाल ने कहा कि उसको मंजूरी? आप रोज सुनते हो और मैं रोज आपको करंट बताता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ये मंजूरी दे दी। आज खेल मंत्री ने कहा कि यहाँ इतने खेल स्थापित किए जाएंगे, यहाँ इनको शामिल किया जाएगा, ग्रामीण खेल होंगे। आपने कभी कृषि मंत्री का नाम सुना? कभी आप बीडी कल्ला का सुना है आपने? कलराज मिश्र को रोज बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो शकल नहीं देखी होगी, वो तो मैं दिखा देता हूँ कई बार कलराज मिश्र का क्वेश्चन आता है। तो किसका होता है? आपने अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 पढ़ा होगा। 163 में राज्यपाल नियुक्ति करता है कि मंत्री परिषद में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। 164 में पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, और जो मेन जो हेड होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, और उसकी मंत्री परिषद होती है। तो सभी मंत्री और मुख्यमंत्री वो करते हैं सारे अधीनस्थ, वो शब्द है। छात्रों में मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघीय मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत भिन्न होता है। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कोई कार्य अपने विवेक में करने की शक्ति नहीं देता, वह राज्यपाल को कुछ कार्य अपने विवेक में करने के लिए प्राधिकृत करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। अब ऐसे क्वेश्चन में देने लग जाओ ना रोज, अब देख भाग जाएंगे। जो लाइव आते हो ना आप 60-70, 60-70, 70-80, वो भाग जाओगा आज, क्योंकि आप सोचोगे ये क्या प्रश्न आ गए, लेकिन वास्तविकता से बड़े एग्जामों में आते हैं। लेकिन हमें बीएसटीसी है, पीटेट है, राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, वनपाल वन, उनको साथ में लेके चलें, इसलिए मैं ज्यादा ये क्वेश्चन डालता नहीं तो बहुत गहराई से होते हैं। ये गलत है, आर सही है। क्या कह रहा है
कि राज्य के मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघीय मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत से भिन्न होता है। कहाँ होता है? एक ही है सिस्टम, तो सिस्टम एक ही है, कैबिनेट राज्य और स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, वही सिस्टम यहाँ पे है। 15% लोकसभा का वहां चाहिए, यहाँ विधानसभा का 15% है। सिस्टम वही है एकदम, कैबिनेट वो है, कैबिनेट वो है, राज्य मंत्री वो है। गलत हो गया। आर सही क्यों है? भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कोई कार्य अपने विवेक में करने की शक्ति नहीं देता। भारत का संविधान अपने विवेक में थोड़ी करता है। यह राज्यपाल को कुछ कार्य अपने विवेक में करने के लिए प्राधिकृत करता है। बिल्कुल बात सही है। कहता है ना, कई बार राज्यों में कोई समस्या हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अनुमति लेने के लिए या उससे परामर्श लेने के लिए भेजता है। देखा होगा आपने, सुना होगा ना, तो वो चीज है। राज्यपाल का कार्यकारी अधिकारी, राज्यपाल का कार्यकारी अधिकारी अनुच्छेद 154 के अंतर्गत होता है, यानी कार्यकारी रूप काम करता है ना। निम्न में से सही सुमेलित बता दो। राज्यपाल का अनुच्छेद 167 है क्या? सही है, यानी राज्यपाल से संबंधित है। मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 163 है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री के कार्य अनुच्छेद 155 में है, बिल्कुल। विधान परिषद 169 में है, नहीं है। ओ सॉरी, उल्टा बता दिया, ये सारे गलत हैं। विधान परिषद का उल्लेख 169 में, बाकी नहीं है। इसके कार्य वगैरह उल्टे से देंगे, सीधे दिए गए, इनमें अलग अलग काम होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विधान परिषद अनुच्छेद 169। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होगा सामान्य तो, और वैसे तब चाहे राष्ट्रपति उखाड़ के फेंक सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, पहले तो आपको बताना चाहिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ध्यान रखना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता कौन है? सारे निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित कौन से? याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा प्लस केंद्र शासित प्रदेश की 2 विधानसभा है। कौन कौन सी? दिल्ली और पांडिचेरी। इसके अलावा जितनी भी विधानसभाएं हैं राज्यों की, वो सब भाग लेती है। लेकिन ध्यान रखना, विधान परिषद भाग नहीं लेती। विधान परिषद भाग नहीं लेती और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। एक तो कहानी होगी। अब बात आती है, मुख्यमंत्री मतदान तो करता है क्योंकि विधायक होता है, करने के लिए पात्र कब नहीं होता? यदि वह, देखिए कितना गहरा क्वेश्चन है भाई, वह प्रत्याशी खुद होता है, वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है, यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त हो, मुख्यमंत्री हो, उसी राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करता हो। कौन सा? जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया, विधानमंडल का उच्च सदन का सदस्य होता है तो भाग नहीं लेता। उच्च सदन का मतलब विधान परिषद, और विधान परिषद का तो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता ही नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री मान के चलो उच्च सदन का सदस्य है विधान परिषद का, सारे नहीं है राज्य में, अपने 5-6 राज्यों में विधान परिषद है, तो उन राज्यों में, उनके राज्यों के मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य है ना, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम जरूर लगा इस क्वेश्चन में, समझाने में टाइम लगा है, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। संविधान संशोधन कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2004 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य कितनी होती है? वही बता दिया कि बात यहां देखो, इस चीज को देखना है, राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा की कुल सदस्य का 15%। विधानसभा की, जैसे हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा है, सीटें हैं, उसका 15% कर लो, कितना आता है? कितना आ गया? 30%। 30 आ गए, यानी राजस्थान में 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। आपको पता है ना कितनी राजनीतिक छाई हुई है, कभी अजय माकन, कभी वो माकन, और यहाँ कभी सचिन पायलट दिल्ली जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री दिल्ली से आते हैं। कितना कसम चला हुआ है, किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। टारगेट की 30 से ज्यादा बनने नहीं चाहिए, किसके बनने चाहिए, किसको हटाना चाहिए, ये चीजें हैं। पूरा न्यूज पढ़ा करो, आप न्यूज पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा, इससे क्या चीज समझ में आएगी, क्या कहानी है क्या नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से न्यूज जरूर पढ़ा करो, अखबार पढ़ा करो, समाचार पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ा करो। राम कहानी क्या चल रही है, क्या मांग रहे हैं ये नेता सचिन पायलट क्या मांग रहा है, गहलोत जी क्या मांग रहे हैं, अजय माकन क्या कर रहा है, कभी राहुल गांधी क्या कह रहा है। ये हम अगर शिक्षित है, हम पढ़े लिखे, हम कंपटीशन की तैयारी करें तो ऑटोमेटिक पॉलिटिकल तैयार होती है, तो ज्यादा पढ़ने से नहीं होती। किताबों से, किताबों में तो पॉलिटिकल दुनिया भर पढ़ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आती भी कहानी क्या है। मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया? तो आज मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया आपको, मैं कम करता हूँ और थोड़ा स्पीड लेता हूँ। तो मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखना, 352 में, 352 अनुच्छेद है उसमें किया गया। मंत्रिमंडल है ये, परिषद भी नहीं है, मिस्टेक हुई है यहाँ पे। कैबिनेट हमेशा मंत्रिमंडल ही होता है। सरकार का हृदय किसको कहते हैं? मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट, जहां भी बात होगी कैबिनेट, उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। अब ज्यादा मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। इसके अलावा 14वें
ये 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कैलाश मेघवाल थे। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? कैलाश मेघवाल। अब कौन सी चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। सीपी जोशी जी है वर्तमान में। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की निर्वाचन आयोग क्रमांक 1 पे आता है? पूरे विधानसभा निर्वाचन है ना, भारत का निर्वाचन आयोग है, उसके 1 नंबर क्रमांक पे आता है सादुल शहर। कौन सा? सादुल शहर श्री गंगानगर में है ये। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ वह कौन सी पार्टी? यानी 1952 में आम चुनाव हुए थे तो कांग्रेस थी बड़ी पार्टी। इसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी बनी थी? राम राज्य परिषद। कौन सी? राम राज्य परिषद उस समय चलते थे, आजकल तो ये सारे खत्म हो चुके हैं। राजस्थान में सुरक्षित सीटों का परिवर्तन कौन सी विधानसभा में हुआ था? सुरक्षित सीटों का परिवर्तन 12वीं में हुआ था। सुरक्षित सीटों का परिवर्तन। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल नहीं है? बताइए आपको कौन सा नहीं है? अब रोज बताता हूँ। रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है। कौन सा नहीं है? केवला देव नहीं है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और रामसर साइट घोषित। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं है? अब वो बाघ परियोजना थी, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बस प्रश्न इतना ही आना है, फिर भी गोल हो जाओ। टाइम अपना ओवर हो रहा है। तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर भी है, केवला देवी भी है, मुकुंदरा हिल्स भी है। अब की बार सरिस्का नहीं है, फेंक दिया इसको। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? बायोलॉजिकल का मतलब क्या होगा? जैविक उद्यान कौन सा है? नारगढ़ है। नारगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। मुझे कमेंट करके बताना कि ये नारगढ़ किस पहाड़ी पे स्थित है, बताओ तो। या नारगढ़ की पहाड़ी है तो ठीक है, नहीं तो इसका उपनाम बता देना। उपनाम तो है इसका नारगढ़ है, जरूर का उपनाम जरूर है, जरूर बताना मुझे। मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? पहले तो राजस्थान का था, मारवाड़ का आ गया माचिया सफारी पार्क। कौन सा पार्क? माचिया। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर किस जिले में है? राजस्थान का सबसे बड़ा अखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर अपने चूरू जिले में। राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान किस जिले में है? राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान कोटा में है। यहाँ पे कोटा में। रणथंभौर को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? रणथंभौर को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा 1980 में। ध्यान रखना, 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया था और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया था। केवला देव घना पक्षी बिहार को पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? केवला देव घना पक्षी बिहार को पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो गया पक्षी अभ्यारण्य 1956 में घोषित किया गया था और 1981 में इसको राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यह भी ध्यान रखना। और एक और आता है 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। कब? 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से याद रखना है। इस अभ्यारण्य को एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली व पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, तो किसको कहते हैं? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर को। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किस अभ्यारण्य में राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई? इस अभ्यारण्य में राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरिस्का केवला देव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर के अंदर। 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। आशा करूंगा आप बढ़िया तरीके से आपने पढ़े होंगे। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, रेनू टेलर क्रिएटर, बसिया गांव डूंगरपुर कास्ट बंजारा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। बसिया गांव डूंगरपुर कास्ट बंजारा, बहुत ही अच्छा। रुचिका अरोरा, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैं करता हूँ, आपने गुड मॉर्निंग किया है। नीरज पटेल, चंडावल कांड 1942 में हुआ था, ठीक है। अभी कल मैंने 1927-28 बता दिया था, 1942 है, ठीक है। आशा गुजर, गुड नाइट आपको भी। राजगोला, मानगढ़ पहाड़ी 13, नीमूचना 25, चंडावल 42, डाबड़ा 47, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब आपका। राजगोला जी ने गोविंदगिरी के बारे में बहुत अच्छा बताया। उन्हें 1858 में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में जन्म हुआ था, वेरी गुड। सपना कुमारी ने अच्छा जवाब दिया। रामराज मिथोड़िया, राम राम आपको भी। गीता राठौड़ 1925 में, गीता राठौड़ बूंदी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये लंबी 26 से 43 चला, तो सही रूप से पहले ये कांड हो गया था वैसे तो। रुकमा कुमारी, वेरी गुड, रुकमा कुमारी। अनिशा बिश्नोई का अच्छा जवाब है। अनिता सुतार, थैंक यू, वेलकम अनिता सुतार, राम राम आपको। और ममता कड़वासरा हनुमानगढ़ से, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। बलविंदर कुमार पनवार, गुड नाइट। ममता कड़वासरा, गोविंद गुरु का जन्म बताया आपने, बहुत ही अच्छा। राजराज सर, भूगोल शुरू करना, बस भूगोल शुरू होगी कल से राजराज जी।
सोनिया नरवालिया थैंक यू, वेस्ट मोस्ट वेलकम। राजराज जी वेरी गुड। निहारिका पुनिया नाइस थैंक यू। राम सिंह मीणा राम राम। राजगोला जी शुभ संध्या। बद्री यादव, सुमिंद्रा जाटोलिया, पूजा शर्मा, मनीषा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रामनिवास मीणा जी है, और भी जितने भी विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं, जिनके नाम वीर है या भाटी है, इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी देखते हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन में जितने कमेंट मेरे पास आ पाते हैं मैं उतने ही नाम ले पाता हूँ। सुमन चौधरी है, जैसे देवेंद्र है, सद्दाम खान जी है, देखते हैं मोहित अक्षर है, गौरव धाकड़ है, ममता जाट है, रेणुका गुर्जर है, रमन गोठवाल है, कृष्ण कुमार है, हरिंदर सिंह है, रावल रतन सिंह है, नरेंद्र खटीक है, कुलदीप है, दास है, रेनू है, सब विद्यार्थी जितने भी देखते हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रेखा किरचर, दिनेश कुमार सुतार धन्यवाद। सुभाष सैनी, इसके अलावा भरत गिरी बहुत ही अच्छे, पिंकी जडेजा, वीरू दत्त, तग्गाराम चौधरी, पंकज शर्मा, पंकज बिश्नोई, कमल पंवार, जितने भी विद्यार्थी हैं, अनीता मीणा, अमरजीत है, अंकित शर्मा है, कमल पंवार है, निहारिका पुनिया, निहारिका जाट, किरण सारस्वत, सुमन चौधरी, निहारिका, मनीषा चौधरी, अविका खंडेलवाल, रुचिका अरोड़ा, विरम परिहार, सभी विद्यार्थियों को, ओम प्रकाश जी, मनीषा कंवर, शंकर लाल, सोनिया नरवालिया, सबके विद्यार्थी, राहुल शर्मा जयपुर से, राजगोला जी, इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल कुमार डूंगर जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।